हेलो बेटा। बच्चा हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बातें शुरू की थी बेटा जी पढ़ने के लिए अपने यहाँ पे टॉपिक हमने शुरू किया था बेटा जी अपने यहाँ पे डायनोफ्लैजिलेट्स। और हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जान लिया था डायनोफ्लैजिलेट्स के पास सेलुलोज नहीं होती, स्टिफ सेलुलोज की बनी हुई सेल प्लेट्स होती हैं। आपने कहा था उसके पास फ्लैजिला जो होती है वो दो होती है और दोनों अलग अलग इन द स्ट्रक्चर में होती है। तो आपने कहा था वहाँ पे हेट्रोकैरिएंट है, उसका जो लोकोमोशन होता है वो विप्लाइक होता है, जिगजैग उसका मूवमेंट होता है। आपने कहा था उसके न्यूक्लियस तो प्रेजेंट है बट न्यूक्लियस में हिस्टोन प्रोटीन नहीं है, तो वो कह रहा था मेसोकैरियोन। आपने कहा था उसका जो कलर होता है वो वेरी करता है बिकॉज वहां पे आपने कहा था टाइप ऑफ जेंथोफिल जो वो हाईली वेरिएबल है। हैबिटेट के बारे में कहा था कि वो आपका मोस्टली मैराइन है बट इन द सम केसेस इट मे फाउंड इन द फ्रेश वाटर। ये सब बातें आप लोगों ने कर ली थी उसके बारे में। हमने लास्ट टॉपिक जो शुरू किया था वो क्या था बेटा जी रिप्रोडक्शन, और वहां पे आप लोगों ने लिखा था 3 प्रकार की बातें हैं, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। तो मुझे लगता है अगर आपने उन चीजों को अच्छे से ध्यान दिया होगा तो आपने एक नया वर्ड पढ़ा है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जो अपने 10th क्लास में टाइप ऑफ द एसेक्सुअल नहीं पढ़ा था। बट मैंने वेजिटेटिव को अलग लिखा है और एसेक्सुअल को अलग लिखा है। क्यों मैंने अलग लिखा है उसके पीछे एक हल्का सा लॉजिक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट मैंने आपको कल जब रिप्रोडक्शन पढ़ाए थे लेक्चर में तो मैंने वहां पे उनको अलग अलग लिखा था। क्यों लिखा अलग अलग? डेफिनेटली अगर आप क्लास में होते तो क्वेश्चन अराइज करते कि सर ऐसा क्यों कहा आप लोगों ने। बट अभी अपना जो मीडियम में पढ़ने का वो ये फोन है, तो आप क्वेश्चन मैं आप मान के चलता हूं आपके दिमाग में पॉइंट तो आ गया होगा कि यस सर वो वेजिटेटिव क्यों कहलाए। उस लॉजिक को पहले समझेंगे। लाइफ साइकिल कैसी कैसी होती है आपने कल लिखा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एनाइसोगैमी, ये क्या होता है, इन सब वर्ड्स को जानने का टाइम आ गया। तो आज के लेक्चर में इन सब बातों को जानेंगे, कुछ टाइप ऑफ द लाइफ साइकिल जानेंगे कैसी कैसी होती है। चलिएगा शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको पढ़ाऊंगा बेटा जी यहाँ पे लाइफ साइकिल कैसी कैसी होती है। हम उन्हीं ग्रुप की बातें कर रहे हैं। लाइफ साइकिल कैसी कैसी होती है। कोई अगर आपसे कहे थे कि लाइफ साइकिल कैसी कैसी है तो इस लाइफ साइकिल वर्ड को समझ के देखिए, क्योंकि मेनली आपको 2 तरह के लाइफ साइकिल समझा रहा हूं। चलिएगा बेटा, सपोज कीजिएगा ये हमारा पेरेंट है, यहां से हम प्रोसेस को शुरू करते हैं और ये डिप्लॉइड है। ये वर्ड आपको पता है। डाई वर्ड का मतलब है 2, प्लॉइड वर्ड का मतलब है सेट ऑफ क्रोमोसोम के साथ उसके पास जो भी क्रोमोसोम का नंबर है वो पेयर में है। क्या है बेटा जी यहाँ पे पेयर में। जैसे हमने एग्जांपल दिया था ह्यूमन बीइंग वी हैव द 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, मतलब वहां हर क्रोमोसोम जोड़े में है उसकी यहाँ पे 2-2 कॉपी। तो मैं कहूंगा ऐसा क्या कहलाएगा यहाँ पे डिप्लॉइड। चलिएगा आपने कहते चलो सर हम बना लेते हैं, तो हम कहेंगे न्यूमेरिकली हम इसे इंडिकेट करते हैं विद द 2n। तो मैं अच्छा वर्ड लिख देता हूं यहाँ पे, n इंडिकेट करता है यहाँ पे प्लॉइडी ऑफ ऑर्गेनिज्म को, और जो यहाँ पे नंबर है वो इंडिकेट करता है कितनी उसकी प्लॉइडी, कितना सेट ऑफ द क्रोमोसोम है। तो मैंने कहा वो हैप्लॉइड है, वो डिप्लॉइड है। तो मैंने डिप्लॉइड बोला, डाई बोला, तो मैंने कहा उसके पास 2 सेट ऑफ द क्रोमोसोम है। आप अच्छा वर्ड लिख सकते हो बेटा जी यहाँ पे, इंडिकेट करता है सेट ऑफ क्रोमोसोम। आपके पास 2 सेट आगे लगा दे 2n। चलिएगा बेटा जी हम इसको ऐसे सर्कल कर देते हैं। इसमें गैमीट बनी ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, गैमीट तो बनेंगे यहाँ पे। तो गैमीट बनेंगे बेटा तो दे गेट फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। किस प्रोसेस से बने बेटा? जो मियोसिस से बने। और आपने कहा सर मियोसिस जो होता है इट इज ए रिडक्शनल डिवीजन। इस वर्ड का क्या मतलब है? सर ड्यूरिंग द मियोसिस जो नंबर ऑफ द क्रोमोसोम होते हैं वो हाफ हो जाते हैं। अब हाफ होने का क्या मतलब है? सर जो क्रोमोसोम यहाँ पेयर में था वो जोड़ा टूट जाता है, वो अलग अलग हो जाते हैं। जैसे हम अपने ह्यूमन की बात करते हैं 23 पेयर, तो मतलब वो 23 का जोड़ा टूट जाएगा और 23 एक साइड में 23 एक साइड में होगा। तो आप ये कहते हो सर उस कंडीशन में यहाँ पे आपकी सेल जो होगी उसके पास में एक ही सेट बच जाएगा। तो मैं कहूंगा इसका मतलब जो आपका डिप्लॉइड था उसने यहाँ पे प्रोड्यूस कर दिए बेटा जी आपके यहाँ पे हैप्लॉइड गैमीट। मैं लिख देता हूं बेटा जी यहाँ पे। अब उस वर्ड को समझ के देखो। सर n बता रहा था सेट ऑफ क्रोमोसोम को प्लॉइडी के बारे में, मैंने आगे 2 लिखा था, मतलब वो इंडिकेट करता है उसके पास में 2 सेट ऑफ द क्रोमोसोम। उसकी प्लॉइडी कितने यहाँ पे 2 है, मतलब हर क्रोमोसोम के यहाँ पे 2-2 कॉपी है। जैसे मियोसिस हो गया
प्रोडक्शन हो गया, वो पेयर चीज अलग अलग हो गई, तो मैं कहूंगा अब तो भाई एक ही कॉपी बचा होगा, तो गैमीट जो बने वो कैसे बने बेटा जी, हैप्लॉइड बने, मतलब अब उनके पास में एक एक ही कॉपी है। ठीक है, अब आप कहते हैं अगला प्रोसेस होता है यहाँ पे फर्टिलाइजेशन, इसी को हम वर्ड बोलते हैं बेटा जी यहाँ पे सिनगेमीट। इसका क्या मतलब है सर, ये हैप्लॉइड गैमीट अगर आपस में फ्यूज हो जाए, या मैं कहूंगी हैप्लॉइड गैमीट जो है बेटा जी इनका हो जाए फ्यूजन, इनका हो जाए मिक्स, इनका कहोगे सर, इन दैट कंडीशन में ये बन जाएगा जायगोट। तो मैं आपसे पूछूं बेटा जायगोट की प्लॉइडी कितनी होगी, तो आप क्या कहोगे सर, एन आ गया, एन आ गया, तो डेफिनेटली ये भी क्या बन गया यहाँ पे आपका 2n बन गया। मैं कहूंगा अब ये जायगोट ग्रो करेगा एंड इट ग्रो इनटू ए न्यू ऑर्गेनिज्म, या चलो आप ऐसा नहीं है तो आप इस वक्त बनाओ एरो, मैं कहूंगा अब यहाँ पे ये जायगोट जो है वो न्यू ऑर्गेनिज्म में ग्रो हो जाएगा, और ये जो न्यू ऑर्गेनिज्म है वो भी कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा। ये पहला तरीका आपने समझा। अब मैं यहाँ पे एक साइकिल और बनाता हूं। सपोज कीजिएगा ऐसे अगर मैं एक पेरेंट की बात करता हूं जो हैप्लॉइड है, मतलब उसके पास एक सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, ऐसे भी तो ऑर्गेनिज्म है दुनिया में जो हैप्लॉइड है, ये तुमने डिप्लॉइड का केस लिया, बट आप जरा सोचो ये हैप्लॉइड होगा तो अब इसमें जब ऑलरेडी एक ही सेट है तो आप किसको हाफ करोगे, अगर 23 ही क्रोमोसोम है तो जब जोड़ा है ही नहीं तो जोड़ा किसको तोड़ोगे, जोड़ा कुछ है नहीं तोड़ने को, मैं कहूंगा इसका मतलब यहां पे जो गैमीट बनेंगे दे फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। उनमें किस गैमीट किस प्रोसेस से बनेंगे बेटा जी, माइटोसिस से बनेंगे। माइटोसिस जो होता है इट इज नोन एज इक्वेशनल डिवीजन, मतलब इक्वल डिवीजन होता है, जैसी चीज ऐसी थी ऐसी कैसे नीचे बन जाएगी, मतलब ये अगर हैप्लॉइड था तो गैमीट भी यहां पे कैसे बन गए बेटा जी, हैप्लॉइड गैमीट बन गए। ऐसे सोचेगा हैप्लॉइड गैमीट बन के तैयार हो गए। अब सर ये हैप्लॉइड गैमीट फ्यूज करेंगे तो मैं कहूंगा यहां पे हो जाएगा फ्यूजन, तो आप कहोगे सर इन दैट कंडीशन में यहां पे बन जाएगा जायगोट। तो जायगोट कैसा बनेगा सर, एन और एन, ये कितना हो गया 2n हो गया, जबकि पेरेंट कैसा था, n था। सर यहाँ 2n ये क्या करेगा, मैं कहूंगा नहीं भाई अभी इसकी प्लॉइडी हमें मेंटेन करनी है, तो हम कहेंगे यहाँ जायगोट में हो जाएगा बेटा जी मियोसिस। जायगोट में क्या होगा, यहाँ पे मियोसिस होगा, तो मैं कहूंगा दोबारा से n और n की प्लॉइडी की चीज पैदा होगी, और ये जो होगा ये डेवलप हो जाएगा एक न्यू ऑर्गेनिज्म में। इन दोनों लाइफ साइकिल में क्या डिफरेंस है, उस डिफरेंस को समझ के देखिएगा। सर ये जो ऑर्गेनिज्म है वो जो मेनली सर्वाइव करता है वो एज ए डिप्लॉइड अपने आप को जिंदा रखते हैं। जैसे हम अपनी बात करते हैं, हम भाई डिप्लॉइड, हम दुनिया में सर्वाइव करते हैं एज ए डिप्लॉइड, तो हमने कहा भाई हमारी जो मेन बॉडी है वो डिप्लॉइड है और हम इस तरह लाइफ को सर्वाइव करते हैं। हमारे जब गैमीट बनते हैं, हमारे जब गैमीट बनते हैं तो सर वो मियोसिस से बनते हैं, और वहां पे हमारे गैमीट कैसे होते हैं, स्पर्म और ओवम कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। सर वो फ्यूज होते हैं, जायगोट जब बनता है तो जायगोट से फिर एक बच्चा पैदा हो जाता है। इस तरह अगर सोच के देखें तो सर हम भी डिप्लॉइड थे, हमारे बच्चे जो पैदा हो रहे हैं वो भी क्या यहाँ पे डिप्लॉइड है। हम एज ए डिप्लॉइड अपनी लाइफ साइकिल को सर्वाइव करते, तो मैं कहूंगा ऐसी जो लाइफ साइकिल होती है ये कहलाती है बेटा जी आपके यहाँ पे डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ये पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। पेपर में कहीं वर्ड आ जाए व्हाट डू मीन बाय डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, तो मैं कहूंगा एनी ऑर्गेनिज्म दैट सर्वाइव एज ए डिप्लॉइड, जो क्या सर्वाइव करता है बेटा जी एज ए डिप्लॉइड सर्वाइव करता है, मैं कहूंगा वो क्या है बेटा जी यहाँ पे आपका डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। बट सर ऐसे भी तो ऑर्गेनिज्म है जो हैप्लॉइड दुनिया में, फंगस रहा है हैप्लॉइड, अभी तो हम अपने इस ग्रुप की बात करेंगे, इस ग्रुप की बाद में बातें करेंगे। फंगस हैप्लॉइड ही होता है बेटा जी, तो हम ये कहते हैं कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो हैप्लॉइड है, हमने मान लिया वो हैप्लॉइड है। अब सर इनमें गैमीट कैसे बनेगा, मैं कहूंगा भाई मियोसिस तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर मियोसिस होता तो उसमें सेट जो होता है वो अलग अलग हो जाता है। इनके पास तो ऑलरेडी कितना सेट है बेटा जी, एक ही सेट है। अब मैं कहूंगा इनमें गैमीट बनेंगे माइटोसिस से, किससे बनेंगे, माइटोसिस से बनेंगे।
अब कहोगे सर माइटोसिस से अगर बनेंगे तो माइटोसिस होता है इक्वेशनल डिवीजन, मतलब वहां पे जितना सेट ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल के पास था इतना ही जो नई सेल बनेगी उसके पास होगा। तो मैंने कहा ये भी हैप्लॉइड था, गैमेट भी कैसे बने यहाँ पे हैप्लॉइड बने। अब होगा यहाँ पे फर्टिलाइजेशन फ्यूजन होगा, तो इन दैट कंडीशन में बनेगा जायगोट, और जायगोट जो होगा बेटा वो तो डिप्लॉइड होगा, क्योंकि देखिएगा एन और एन दो गैमेट अगर फ्यूज होंगे तो यहाँ तो सर एक पेयर यहाँ से आएगा, एक पेयर यहाँ से आएगा, तो दो पेयर हो जाएंगे। तो कहूंगा बिल्कुल। अब जरा सोच के देखो, अब अगर इस जायगोट से एक नया बच्चा पैदा होता तो भाई इंडिविजुअल के पास तो सिंगल सेट था, बट वहां तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल हो गए, बट जनरेशन आफ्टर जनरेशन नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमेशा क्या रहते हैं बेटा जी आपके मेंटेन रहते हैं। जनरेशन आफ्टर जनरेशन नंबर हमेशा क्या रहता है मेंटेन रहता है, तो यहां भी तो हमें मेंटेन करना पड़ेगा। तो मैं कहूंगा यहां जायगोट के अंदर हुआ मियोसिस, जायगोट में क्या हुआ मियोसिस हुआ, और फिर दोबारा कैसा बन गया यहाँ पे हैप्लॉइड बन गया। अब ये जो हैप्लॉइड चीज बनी ये डेवलप हो गया एक न्यू ऑर्गेनिज्म में। तो अब सोचिएगा पेरेंट बी कैसा था हैप्लॉइड था, और अब बच्चा जो एक नया ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पे, जो नया ऑर्गेनिज्म पैदा हो रहा है वो भी कैसा है यहाँ पे हैप्लॉइड। तो मैं कहूंगा इस लाइफ साइकिल का क्या नाम होगा, बोलिए 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 क्या नाम होगा इसका। यहाँ पे डेफिनेटली आप लोगों ने बोला होगा सर यहाँ पे हैप्लॉइड है, तो मैं कहूंगा इसका नाम होगा हैप्लॉन्टिक। कि भाई यहाँ पे इंडिविजुअल सर्वाइव करता है एज ए हैप्लॉइड, तो हम कहेंगे इस लाइफ साइकिल का नाम होता है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। बहुत अच्छी बात है। अगले वर्ड में अगला वर्ड क्या है, यहाँ पे मैं कहूंगा जो टाइप ऑफ मियोसिस है वो कहलाता है बेटा जी यहाँ पे, यहाँ लिख देता हूं इस चीज के नीचे, जिनकी लाइफ साइकिल डिप्लॉन्टिक होते हैं उनमें मियोसिस का टाइप होता है बेटा जी गैमेटिक मियोसिस। इस वर्ड का क्या मतलब है सर, मियोसिस होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। भाई देखिएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, दो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं, तो एक बात तो समझने वाली है सर, अगर टू पेरेंट्स यूज होंगे और दो चीज मिक्स होगी तो सर नंबर तो डबल हो जाएगा। सोचो मेरे पास 46 क्रोमोसोम है, मेरे पार्टनर के पास भी 46 है, 46 है। अब अगर ये 46 एज इट इज जाके फ्यूज होते तो भाई बच्चे में तो 92 हो जाएंगे। तो सर मियोसिस तो होना जरूरी है, मियोसिस तो होगा, बट कब हुआ गैमेट बनते टाइम पे हो गया, और हमारे गैमेट क्या बन गए हैप्लॉइड बने, मतलब 40 से 23 नंबर हो गया, ताकि जनरेशन आफ्टर जनरेशन नंबर हमेशा कैसा रहे बेटा कांस्टेंट रहे। लॉजिक सेट हो रहा होगा आपके दिमाग में। तो मैंने कहा यहाँ पे गैमेट के टाइम पे मियोसिस होता है, मैं कहूंगा ऐसे मियोसिस का नाम क्या है यहाँ पे गैमेटिक मियोसिस। पर देखिएगा जायगोट में कोई मियोसिस नहीं हुआ, बट इन द केस ऑफ द हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मियोसिस तो होता है, पर गैमेट तो माइटोसिस से बनता है यहाँ पे। बट यहाँ भी तो नंबर तो मेंटेन करना पड़ेगा, 2 पेरेंट्स अगर यूज होंगे तो नंबर तो जायगोट में डबल हो जाएगा। मैं कहूंगा यहाँ पे जो मियोसिस होता है बेटा जी इट इज नोन एज जायगोटिक मियोसिस। अब ये बातें मैं क्यों समझा रहा हूं, मैं आपको बता दूं, पहली बार ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहीं अगर किसी किंगडम में इवॉल्व हुआ तो वो हुआ था प्रोटिस्टा में। मोनेरा के अंदर ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं है, वो सिर्फ एसेक्सुअली अपने आप को रिप्रोड्यूस करेगा। मोनेरा अभी हमने पढ़ा नहीं है, पढ़ेंगे यहाँ पे, हमारे फिलहाल एग्जाम में प्रोटिस्टा आ रहा है, प्रोटिस्टा खत्म कर रहे हैं यहाँ पे। हम आपको जब मोनेरा पढ़ेंगे तो कहेंगे वहां पे ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है नहीं, सेक्सुअल ट्रूली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर पहली बार किसी ग्रुप में इवॉल्व हुआ था तो किस में हुआ था बेटा, प्रोटिस्टा में हुआ था। अब जब प्रोटिस्टा में इवॉल्व हुआ तो भैया जी मैं कहूंगा इसका मतलब प्रोटिस्टा में तो डाइवर्सिटी है, तो मुझे लाइफस्टाइल में भी डाइवर्सिटी दिखाई देगी। मतलब वहां पे एक ही प्रकार की लाइफ साइकिल नहीं, लाइफ साइकिल अलग अलग प्रकार की है। आप पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हो क्राइसोफाइटा, डाई एटम, और आप पढ़ चुके हो डेस्मिड्स के बारे में। अगर वहां पे क्वेश्चन आ जाए पेपर में तो आप ध्यान कीजिएगा, मैंने आपको लेक्चर्स में, मैंने आपके नोट्स में एक लाइन लिख के भेजी थी, न्यूक्लियस जो होता है वो डिप्लॉयड होता है, न्यूक्लियस जो होता है वो डिप्लॉयड होता है। और अगर बेटा वो डिप्लॉयड होता है तो इसका मतलब वहां पे जो लाइफ साइकिल चलती है वो कौन सी चलती है, डिप्लॉन्टिक। आप लिख सकते हो अपने नोट्स में इस बात को कि इन द केस ऑफ द क्राइसोफाइटा नोट्स में देखो मैंने लिखा है न्यूक्लियस इज डिप्लॉयड, न्यूक्लियस इज डिप्लॉयड लिखी है ये लाइन मैंने बेटा जी, तो मैं उसी लाइन को रिपीट कर रहा हूं यहाँ पे। अगर न्यूक्लियस डिप्लॉयड है तो डेफिनेटली क्राइसोफाइटा में, गोल्डन ब्राउन एल्गी के अंदर, डाई एटम्स में, डेस्मिड्स के अंदर जो लाइफ साइकिल है वो कैसी है बेटा जी यहाँ पे डिप्लॉन्टिक है। पकड़ में आ गई बात। बट अब मैं बातें करता हूं इन द केस ऑफ द पायरोफाइटा, इन द केस ऑफ द डायनोफाइस, इन द केस ऑफ द डायनोफाइस
फ्लैजेलेट्स जो लाइफ साइकिल चलती है वो चलती है बेटा जी हैप्लॉन्टिक। तो मुझे बताने की जरूरत नहीं होगी उनका न्यूक्लियस कैसा है, आप कहोगे सर उनका न्यूक्लियस इसका मतलब हैप्लॉइड है। पेपर में क्वेश्चन घूम जाता है और आ जाता है, व्हाट टाइप ऑफ मियोसिस ऑकर इन द डायनोफ्लैजेलेट्स। तो आंसर क्या होगा आपका, दे मस्ट डू द जाइगोटिक मियोसिस। सर उनका जाइगोट में मियोसिस होगा, गैमीट के टाइम पे मियोसिस नहीं होगा। आई होप आपको बात समझ में आनी चाहिए। ये वर्ड लिंक करके तो ये आप हेडिंग डालेगा अपनी टाइप ऑफ लाइफ साइकिल के व्याख्या, तो यहां पे लिख सकते हो क्राइसोफाइटा, यानी कि डायटम और डेस्मिड्स में जो लाइफ साइकिल हो कैसे बेटा जी यहाँ पे डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। बट इन द केस ऑफ द डायनोफ्लैजेलेट्स में जो लाइफ साइकिल चल रही है वो कैसे यहाँ पे हैप्लॉन्टिक है। तो मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़े बेटा जी यहाँ पे न्यूक्लियस में आप एक बात लिख नहीं सकते हो, न्यूक्लियस यहाँ पे मीजोकैरियोटिक है बट साथ में न्यूक्लियस में सेट कैसा है, न्यूक्लियस इज हैप्लॉइड। न्यूक्लियस इज बेटा हैप्लॉइड है, बताने की जरूरत नहीं है बिकॉज़ यहां मैंने सब कुछ तो लिख दिया आपके सामने। ये दो तरह के लाइफ साइकिल को समझिएगा पहले यहाँ, ठीक है। चलिए अब हम शुरू करते हैं अगला टॉपिक। ये लाइफ साइकिल आप लोगों ने उतार ली, चलिएगा बहुत बढ़िया। आता है अगला वर्ड रिप्रोडक्शन के ऊपर, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बातें की थी उन बातों को पूरा करते हैं। रिप्रोडक्शन के बिहाफ पे मैं यहां लिख देता हूं पहले बातें ताकि आपको कुछ कंफ्यूजन ना हो। हमने कहा भाई ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन कितने नंबर ऑफ पेरेंट्स यूज होते हैं। क्या एक ही इंडिविजुअल यूज हो रहा है रिप्रोडक्शन में, क्या एक इंडिविजुअल इन्वॉल्व हो रहा है, क्या एक ही पेरेंट इन्वॉल्व हुआ। मैं कहूंगा यस एक ही हुआ, तो मैं कहूंगा डेफिनेटली वो कहलाएगा बेटा जी एसेक्सुअल। बट अगर दो पेरेंट यूज होते हैं, दो पेरेंट यूज होते हैं, मैं कहूंगा वो कहलाएगा बेटा जी यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब ये है यूनिपेरेंटल। मैंने देखो आपको लिंगुअल में पढ़ाया था बेटा जी, ये है यूनिपेरेंटल, ये है बेटा जी बाइपेरेंटल। ये कैसा है बेटा जी यूनिपेरेंटल, ये है बेटा जी यहाँ पे बाइपेरेंटल। ये बातें क्लियर हो गई। चलिए अब अच्छे वर्ड। सर आपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोला, आपने एक नया वर्ड बोला था यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और आपने उसके नीचे लिखा था बाइनरी फ्यूजन। और सर हमने 10th क्लास में पढ़ा है बाइनरी फ्यूजन से टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और हमने ये भी पढ़ा है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसी के एक टाइप था। मैं बेटा वो 10वीं क्लास में पढ़ा है, अच्छी बात वो आपने सही पढ़ा है। बट मैंने या हमारी आप एनसीईआरटी बुक को पढ़ोगे, इवन 11th क्लास के एनसीईआरटी बुक को भी पढ़ोगे आप यहाँ पे, तो वहां एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलग है और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अलग है। दोनों अलग अलग चीजें। किस तरह से अलग अलग है जरा वर्ड को समझना। छोटा सा पॉइंट है, समझ में आ गया अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो कोशिश करना मुझसे पूछना कि सर क्या डिफरेंस है। समझना पर चीज को, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आगे आगे तक काम आएगा। मैंने कहा एक ही पेरेंट यूज हुआ तो एसेक्सुअल है। वेजिटेटिव का हमने हमारी छोटी क्लास में एसेक्सुअल नहीं पढ़ा, बिकॉज यहां भी जो नंबर ऑफ पेरेंट्स यूज होते हैं वो कितना होता है बेटा जी, एक ही यूज होता है, सिंगल पेरेंट यूज। ये भी यूनिपेरेंटल है। फिर ये अलग क्यों है यहाँ पे, तो समझिएगा जरा बात को। मैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वहां यूज करूंगा जहां पे कोई रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बना हो और वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आगे जाके एक न्यू ऑर्गेनिज्म को पैदा करता हो, तो मैं कहूंगा ऐसा कहलाएगा एसेक्सुअल। बट जहां पे पेरेंट बॉडी कंप्लीट यूज हो जाए, पेरेंट बॉडी खुद अपने आप को यूज करे, वो किसी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को नहीं बनाएगी, वो पेरेंट बॉडी खुद यूज हो जाएगी और पेरेंट बॉडी डायरेक्टली गिवराइज करेगी बेटा जी यहाँ पे न्यू ऑर्गेनिज्म को। नहीं पकड़ में आई होगी बात, आपकी समझ रहा हूं मैं बातों को। चलो पकड़ते हैं बातों को। आपने कहा सर ये कोई भी ऑर्गेनिज्म है, आप अभी प्रोटिस्टा की बात कर रहे हो, मैंने कहा भाई ये प्रोटिस्टा है। इस प्रोटिस्टा ने यहां पे प्रोड्यूस किया स्पोर। क्या प्रोड्यूस किया बेटा, स्पोर प्रोड्यूस किया, तो मतलब उसने यहां पे एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पैदा किया।
और ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है ये आगे जाके एक न्यू ऑर्गेनिज्म को पैदा करेगा, मतलब बीच में एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आ गया और उस रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से यहां पे एक न्यू ऑर्गेनिज्म पैदा होता है। पेरेंट एक ही यूज हो रहा है, पॉइंट टू बी नोटेड। मैंने कहा बट ये प्रोटिस्टा है और ये प्रोटिस्टा ही टूट गया, दो नए प्रोटिस्टा के लिए। मैं कहूंगा पेरेंट कहां है? पेरेंट तो आपने कहा सर यही तो टूट के दो बने, मतलब पेरेंट तो खत्म हो गया ना। मतलब ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन ए न्यू रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर नहीं बना, एक न्यू रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर नहीं बना, आपने पेरेंट बॉडी का ही यूज किया है एक न्यू ऑर्गेनिज्म को पैदा करने के लिए। तो मैंने कहा अब मैंने उसका नाम रख दिया यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ये वो प्लांट वाला वेजिटेटिव नहीं है, इसको अलग वर्ड को समझो। यहाँ पे जो पेरेंट की बॉडी है, जो पेरेंट की एक वेजिटेटिव बॉडी है, वही यूज हो गई एक जनरेशन ऑफ द न्यू ऑर्गेनिज्म में। जनरेशन ऑफ ए न्यू ऑर्गेनिज्म में वही पेरेंट की बॉडी ही यूज हो गई। अरे याद करो एल्गी के अंदर आपने कहा था स्पायरोगैरा में फ्रेगमेंटेशन होता है। अरे ये पेरेंट बॉडी थी स्पायरोगैरा की, टूट गई, 10 स्पायरोगैरा पैदा होगी, ठीक है, पेरेंट कहां है? पेरेंट का ही तो फ्रेगमेंटेशन हुआ था। सर हमने पढ़ा था आपके वहां पे कौन सा प्रोसेस आया था? रीजनरेशन वाला। सर बॉडी 3 हिस्सों में टूट गई और 3 प्लेनरी पैदा हो गया, पर पेरेंट कहां है? पेरेंट कहां है? पेरेंट से टूट के ही तो बनी है 3 चीजें यहाँ पे। मैंने वैसे कहा कि एक प्रोटिस्टा था, यही टूट गया 2 में। सर ये टूट गया, टूटने वाला प्रोसेस का नाम है फ्यूजन। सर वो 2 में टूटा तो मतलब बाइनरी फ्यूजन। पेरेंट बॉडी कहां है? सर वही तो इन्वॉल्व होकर 2 बना। मैं कहूंगा बिल्कुल। क्या कोई रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बना जिसने आगे जाके किसी को पैदा किया? क्या कोई रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बना? बना क्या? नहीं बना। मतलब पेरेंट बॉडी खुद यूज हुई है उसमें। इसका मतलब देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ ए रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो सच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। पकड़ में आ गया वर्ड? जहां पेरेंट बॉडी खुद कंप्लीटली यूज हो जाए एक न्यू ऑर्गेनिज्म को पैदा करने में, वो क्या है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। जहां पे कोई एक स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनी। जैसे याद करो मैंने आपको लिखा है अभी लास्ट वाले लेक्चर में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर बनते हैं। स्पोर 2 टाइप के बनते हैं, जू स्पोर और एप्लेनोस्पोर। बोला कि नहीं बोला? बोला कि नहीं बोला? तो आपने कहा यस सर, आपने वहां पे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का नाम लिखा है स्पोर बना। तो सर स्पोर से दया बना, तो इसका मतलब वो बन गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जबकि यहाँ पे पेरेंट खुद यूज हो गया, मैं कहूंगा इट बिकम द वेजिटेटिव। वर्ड समझ में आना चाहिए आप लोगों को। यहाँ पे ये दोनों चीज अलग अलग है, तो याद रखना पेपर में आ जाए which of the following is a mode of vegetative reproduction in the case of protista। किसी में भी आप कहोगे स्पोर। ये वेजिटेटिव में क्या है? बाइनरी फ्यूजन, अभी तो समझा रहा हूं आप लोगों को। और एसेक्सुअल में क्या है बेटा जी? यहाँ पे आपका थ्रू द स्पोर। आपने याद करो क्राइसोफाइटम नाम लिखा स्पोर का, ऑक्सोस्पोर। क्या नाम लिखा था? ऑक्सोस्पोर लिखा था वहां पे आपने। यहां मैंने नाम लिखे आज आपको जूस्पोर और एप्लेनोस्पोर बनते हैं इन द केस ऑफ द डायनोफ्लेजिलेट्स। ये बात क्लियर हो गई? अगला वर्ड क्या आता है उसको जरा समझिए। अगले वर्ड को समझना है मेरे बेटा, ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। ये वर्ड बार बार यूज होंगे आप लोगों के लिए। जब मैं आपको आगे प्लांट किंगडम पढ़ाऊंगा तो वहां भी मैं वर्ड यूज करूंगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और मैं कहूंगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, तो वहां भी कुछ बातें होंगी मेरे भाई। फंगस पढ़ोगे तो भी यूज होगी, हर एक किंगडम में ये बातें यूज होंगी। तो इन बातों के साथ आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जहां मैं वेजिटेटिव वर्ड यूज करूंगा तो उसका मतलब है कहने कि मैं पेरेंट बॉडी को डिवाइड कर रहा हूं। समझ जाना इस बात। अगले वर्ड में सर आपने लास्ट लेक्चर में लिखा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पे एनाइसोगेमी। अब सर उसका क्या मतलब था? अब उसका सिंपल सा मतलब था बेटा जी। यहाँ पे क्या मतलब था? लिख लेते हैं उन वर्ड्स को बेटा जी। यहाँ पे 2 तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एक का नाम होता है बेटा जी आइसोगेमी, एक का नाम होता है बेटा जी एनाइसोगेमी। एक का नाम होता है बेटा जी आइसोगेमी, एक का नाम होता है बेटा जी एनाइसोगेमी। नाम को सोचो जरा। यहाँ पे आइसो मतलब सेम, गेमी मतलब गैमीट। मतलब इफ द फ्यूजिंग गैमीट आर ऑफ सिमिलर इन शेप एंड साइज, अगर दोनों गैमीट जो फ्यूज हो रहे हैं उनको मॉर्फोलॉजी के बिहाफ पे और साइज के बिहाफ पे अलग अलग ना कर सको, सर मेल गैमीट ये है, फीमेल गैमीट ये है, दोनों की मॉर्फोलॉजी, दोनों का साइज सेम है, दोनों का साइज और दोनों की मॉर्फोलॉजी दिखने में दोनों सेम है, मैं कहूंगा इस प्रकार का अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो वो क्या रहेगा? आइसोगैमी फर्टिलाइजेशन। और इस प्रकार के जो गैमीट बनते हैं उनको बोलते हैं आइसोगैमीट।
if the fusing gamete are of the similar shape, size and morphology, शेप में, साइज में, मॉर्फोलॉजी दिखने में जैसे है, मैं कहूंगा वो है आइसोगैमीट। आइसोगैमीट कहलाएंगे गैमीट। इफ द गैमीट आर ऑफ डिफरेंट साइज, मतलब आपने ऐसा कह दिया सर ये फीमेल गैमीट है, ये नॉन मोटाइल है एंड लार्ज इन साइज। चलो आपने कह दिया सर ये फीमेल गैमीट है, आपने कह दिया सर ये मोटाइल है एंड इट इज ऑफ द स्मॉल साइज। कहानी समझ के देखो ना, दोनों गैमेट मुझे दिखने में कैसे दिख रहे हैं, अलग अलग दिख रहे हैं, दोनों की मॉर्फोलॉजी अलग अलग है, दोनों का साइज अलग अलग है, तो मैं कहूंगा इस प्रकार का अगर रिप्रोडक्शन होगा तो वो कहलाएगा एन आइसोगैमी, मतलब दोनों सेम नहीं है, दोनों गैमेट फ्यूजिंग वाले अलग अलग है, मैं कहूंगा ये कहलाएगा बेटा जी यहाँ पे एन आइसोगैमी। ठीक बात है, चलिएगा। तो यानी कि आइसोगैमी का एग्जांपल है बेटा जी क्राइसोफाइटा। आपने जो बातें की थी बेटा जी यहाँ पे, इन द केस ऑफ द ब्राउन गोल्ड एल्गी यानी कि डाइएटम और डेस्मिड्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बेटा जी वो होता है आइसोगैमी टाइप का। एग्जांपल लिख लो बेटा जी यहाँ पे, इन द केस ऑफ डाइएटम एंड डेस्मिड्स, इन द केस ऑफ द क्राइसोफाइटा, बट इन द केस ऑफ द डायनोफ्लैजिलेट्स कैसा होता है, एनाइसोगैमी होती है। आई होप पॉइंट सारे क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब और हम क्या बातें करें इस लेक्चर में, हम बातें करते हैं, अभी हमारा डायनोफ्लैजिलेट्स खत्म नहीं हुआ है, हमने बातें कर ली वो फोटोसिंथेटिक की बातें कर ली, वो मोटाइल है, वो एक्टिवली स्विमर है, ये सब बातें होगी, सेफ साइज की बातें होगी। आपको आपसे पूछ ले सर यहाँ खाने की स्टोर फॉर्म कौन सी है, तो हेडिंग डालो बेटा जी यहाँ पे स्टोर फॉर्म ऑफ फूड। मैं कहूंगा यहाँ पे स्टार्च ही जमा होता है या फिर जमा होता है बेटा ऑयल, इस फॉर्म में फूड यहाँ स्टोर होता है। आपने क्राइसोफाइटा बोला था बेटा जी ल्यूकोसाइन, या नाम था क्राइसो लेमिनेरिन, बट यहाँ पे मैंने कहा स्टार्च जो प्लांट में होता है स्टार्च वैसा यहाँ पे स्टार्च की फॉर्म में, ऑयल की फॉर्म में खाना क्या होगा यहाँ पे स्टोर होगा। ये हो गया डायनोफ्लैजिलेट्स खत्म। बट अभी आना क्या बाकी है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो समझते हैं। अब हम यहाँ पे इनके एग्जांपल्स की बातें करेंगे और एग्जांपल्स में हम स्पेसिफिक बातें करेंगे, वो क्या क्या बातें उनको जरा समझते हैं, खास बातें। पहली खास बात किनके बारे में, मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूं यहाँ पे। नॉक्टिलुका, नाम याद रखना, नाम क्या लिखा है मैंने, नॉक्टिलुका। क्राइसोफाइटा में अलग नाम था, ऐसे कुछ नाम सुना है आप लोगों ने, बट यहाँ नाम मैंने क्या लिखा है, नॉक्टिलुका। अगला नाम बेटा जी पायरोसाइटोसिस। चलो ये इंपॉर्टेंट नहीं, छोड़ दो इसको, मैं बातें करूंगा बेटा जी यहाँ पे गोनी ओलेक्स, बात करूंगा बेटा जी गोनी ओलेक्स, इनके बारे में खास बात को जानिएगा। दे हैव द पावर ऑफ बायोलुमिनेंस, मतलब आपको एक पॉइंट और समझ में आना चाहिए, सिर्फ डायनोफ्लैजिलेट्स के पास एक पावर है बायोलुमिनेंस के। ये क्या होता है इसको जरा समझिएगा। ये जो होते सोचिएगा, ये एक हमारा प्रोटिस्टा है, इसके ऊपर एक लाइट आके पड़ी और मैंने कहा ये लाइट जो थी ये थी शॉर्टर वेवलेंथ की बेटा। भाई वो पानी में है, पानी में अगर है तो सनलाइट जब आई वो फ्रीली अपर सरफेस पे फ्लोट कर रही तो लाइट उन पे आके गिरी, तो मैंने कहा लाइट जो है वो बेटा शॉर्ट वेवलेंथ की, इनके पास टेंडेंसी होती है वो एक शॉर्ट वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और एक लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो अब जरा सोचिएगा, ये वेवलेंथ अगर बाहर उससे अमिट हो रही तो हमें क्या दिखाई दे रहा होगा, सर एक ऐसा प्रोटिस्ट है जो लाइट को एब्जॉर्ब करके और वो लाइट को रीएमिट कर रहा है। अब लाइट जब उससे रीएमिट होगी तो सोचिएगा कोई ऐसा सोर्स है जहां पे लाइट रीएमिट हो रही, तो मतलब वो चमक रहा होगा, वहां से लाइट निकलने लग रही होगी, तो जो चमकने वाली टेंडेंसी है, वो जो शाइनिंग करने वाली प्रॉपर्टी है, उसका नाम क्या है बेटा जी, बायोलुमिनेंस। सर दे कैन एब्जॉर्ब द शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड रीएमिट द लॉन्गर वेवलेंथ ऑफ लाइट, एंड दे वो एक चमकते हैं वहां पे।
मतलब रात के अंदर भी सोचेगा, जो वेवलेंथ आ रही है उसको एब्जॉर्ब करके और वो वहां पे एक वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट करते हैं। मुझे ऐसा लगेगा रात में वो चमकते हैं। अरे जुगनू का नाम नहीं सुना क्या आप लोगों ने? जुगनू आप एनिमल किंगडम में पढ़ोगे वहां पे आएगा टिनोफोरा, वो भी क्या करते हैं? बायोलुमिनेंस की प्रॉपर्टी शो करते हैं। वैसे ही डायनोफ्लेजिलेट्स भी प्रॉपर्टी शो करते हैं बेटा किसकी? यहाँ पे बायोलुमिनेंस की। मैंने स्पेसिफिक एग्जांपल लिख दिया बेटा जी यहाँ पे नॉक्टिलुका, मैंने एग्जांपल लिख दिया बेटा जी यहाँ पे गोनिओलेक्स। ये दोनों प्रॉपर्टी शो करते हैं किसके बेटा जी यहाँ पे? बायोलुमिनेंस की। अब पॉइंट आता है सर क्यों? मैं कहूंगा भाई हम इनके अगर सेल के साइटोप्लाज्म को देखें, इनके साइटोप्लाज्म के अंदर फोटोजेनिक ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है। अब ये क्या होता है सर? नाम को देखते, फोटो मतलब लाइट, सॉरी स्पेलिंग लिख देता हूं यहां पे सही। फोटो मतलब लाइट, जेनिक मतलब प्रोड्यूस, लाइट को प्रोड्यूस करने वाले ग्रेन्यूल है इनके पास सर। लाइट को प्रोड्यूस करने वाले ग्रेन्यूल है जिनकी वजह से ये रिफ्लेक्ट करते हैं, जिनकी वजह से ये चमकते हैं, मतलब इनके अंदर लाइट पैदा होती है, ऐसे ग्रेन्यूल है सर। उसका नाम क्या मैं कहूंगा? एक्चुअली दीज आर द प्रोटीन्स। ये स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन्स, इन प्रोटीन्स का नाम क्या होता है बेटा जी यहाँ पे? ल्यूसीफेरिन प्रोटीन। पॉइंट क्लियर होना चाहिए भाई आपके दिमाग में। ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो आपको टैकल करना है बेटा, और ये क्वेश्चन आपको दिखाई देगा इन द कमिंग टेस्ट। क्या क्वेश्चन है मेरे भाई कि बायोलुमिनेंस कौन सा प्रोटिस्टा शो करता है? तो आपने कहा सर डायनोफ्लेजिलेट्स हैव द पावर ऑफ द बायोलुमिनेंस, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बेटा जी बायोलुमिनेंस करने के लिए उनके पास कौन सा पिगमेंट? मैं कहूं उनके पास में फोटोजेनिक ग्रेन्यूल है। उसमें मैंने स्पेसिफिक लाइन बोली बेटा जी यहाँ पे, दे हैव द ल्यूसीफेरिन प्रोटीन, दे हैव द ल्यूसीफेरिन प्रोटीन दैट हेल्प इन द बायोलुमिनेंस। उनको रात में चमकने में हेल्प करवाएगी ये प्रोटीन बेटा। गेटिंग माय पॉइंट? अगला वर्ड मेरे भाई, इस नॉक्टिलुका का तो निकनेम ही क्या है बेटा जी? सी घोस्ट। नॉक्टिलुका के बारे में खास बात जानेंगे, इसका निकनेम क्या है बेटा जी यहाँ पे? सी घोस्ट। समझ के देखो, समुद्र का भूत। कई को क्योंकि आप कहते हैं सर रात में भूत दिखता है, वो चमक रहा होता है अंधेरे के अंदर, वैसी कुछ बात यह है भाई यहाँ भूत सा है। ये आप सोचो रात को एक ऐसा प्रोडक्ट है जो चमकने लगता है, आप कहोगे ये तो वैसे समुद्र में चमकता है रात को, उसका नाम क्या रख दिया बेटा जी यहाँ पे? इट इज नोन एज सी घोस्ट। क्वेश्चन आएगा निकनेम के नाम पे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज सी घोस्ट? तो नाम क्या है यहाँ पे? नॉक्टिलुका, बिकॉज इट हैज द पावर ऑफ द बायोलुमिनेंस, because it has the power of the bioluminescence, because of the presence of the luciferin protein। I hope समझ आ गई होगी बातें आपको। चलिए अगले वर्ड में आते हैं। ओके, आप हेडिंग डालो नॉक्टिलुका, उसके बारे में खास बात जानो नॉक्टिलुका के बारे में। इसके बाद बाद में करेंगे, इसके बारे में खास बातें आएंगी। अब पहला एग्जांपल लिखो बेटा जी यहाँ पे नॉक्टिलुका, और उसमें लिखो इट इज नोन एज सी घोस्ट बिकॉज इट शो द पावर ऑफ द बायोलुमिनेंस। पहली बात। अगली बात बेटा नॉक्टिलुका के बारे में खास बात, Noctiluca have the diplontic life cycle। हाँ भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था डायनोफ्लेजिलेट्स में हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल होती है, बट ये एक ऐसा डायनोफ्लेजिलेट है जिसकी लाइफ साइकिल कैसी बेटा जी यहाँ पे? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो आप समझ गए होंगे इसमें जो टाइप ऑफ मियोसिस होता है वो कौन सा होता है बेटा जी यहाँ पे? जाइगोटिक मियोसिस होता है। ये मैं स्पेसिफिक बातें बोल रहा हूँ सिर्फ नॉक्टिलुका के लिए, मैं डायनोफ्लेजिलेट्स की बात बता चुका हूँ, उसमें चलती है हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल, उसी के एग्जांपल है। बट ये एग्जांपल कुछ अपवाद है, ये एक्सेप्शनल केस है बेटा जी जो प्रेजेंट है विद इन द। इसके बारे में बहुत सारी बातें हैं जो आपको याद रखनी है बेटा जी। ये एग्जांपल डायनोफ्लेजिलेट्स का है, ये स्ट्रक्चर में न्यूक्लियस में बिल्कुल डायनोफ्लेजिलेट्स से मैच करता है। वैसा ये दो फ्लैजिला है, ठीक है, इसकी बॉडी में वही आपके छोटे प्लेट है, वैसे इसका मेसोकार्टिक न्यूक्लियस है, ये बिल्कुल फीचर उससे मैच करते हैं। बट कुछ इसके कैरेक्टर ऐसे हैं जो उससे मैच नहीं करते। वो क्या क्या है मैं उनकी बातें कर रहा हूं। इसकी लाइफ साइकिल कैसी? डिप्लॉन्टिक है, जबकि बाकी जो और प्रोटिस्टा की लाइफ साइकिल कैसी थी? हैप्लोन्टिक थी। इसमें जो म्यूसिस होता है वो कैसा है? जाइगोटिक है, क्वाइट डिफरेंट। और अच्छी बात सुनिएगा बेटा जी, नॉक्टिलुका इज कलरलेस। आपने कहा था लास्ट क्लास में कि डायनोफ्लेजिलेट्स के कलर अलग अलग होते हैं, बट नॉक्टिलुका कलरलेस है। अब अगर ये कलरलेस है मतलब इसके पास में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ही एब्सेंट है, तो मतलब इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है बेटा जी वो भी कैसा है यहाँ पे आपका? होलोट्रोपिक। याद रखना प्रोटिस्ट है, प्लांट प्रोटिस्ट में आता है,
प्रोटिस्टा आपने कहा सर ये डायनोफ्लैजिलेट्स है जो फोटोसिंथेटिक आप पढ़ा चुके हो, बिल्कुल भाई, बट ये स्ट्रक्चर में तो डायनोफ्लैजिलेट्स जैसे हमने उसी ग्रुप में रखा हुआ है, हमने इसे एल्गी वाले ग्रुप में रखा, बट ये एक एक्सेप्शनल केस है, ये एक अलग केस है जिसकी बातें मैं आप बातें करूंगा। जैसे नहीं कहते हो प्लांट के अंदर सर प्लांट फोटोसिंथेटिक होते हैं, बट सबने नाम सुना होगा कसकुटा, अमरबेल, जो येलो येलो कलर की होती है, अमरबेल, कसकुटा, सुना होगा आप लोगों ने नाम बेटा जी। वो तो फोटोसिंथेटिक नहीं है, बट फिर भी है तो प्लांट में ना। तो वो कैसे, वो कुछ अपवाद हैं जो भैया जी कंडीशन से बाहर निकल गए, उनके अंदर कुछ नए मॉडिफिकेशंस हो गए, वो कुछ अलग टाइप की बातें हैं। वैसे ही बातें यहाँ हो रही है ये डायनोफ्लैजिलेट्स, बट ये कैसा है बेटा जी, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, कलरलेस है, जाइगोटिक मेयोसिस है, डिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल है, एंड ये बायोल्यूमिनेंस शो करता है, एंड इट इज नोन एज सी घोस्ट। दीज आर द फ्यू पॉइंट रिलेटेड टू द नॉक्टिलुम कार्प। गेटिंग माय पॉइंट? चलिए अगले वर्ड पे आते हैं, खास बातें करते हैं फॉर एग्जांपल के बारे में, कुछ खास बातें करनी है आपको। अगली खास बात किसके बारे में? गोनी ओलेक्स के बारे में, खास बात इसके बारे में, ये कोज करते हैं रेड टाइड।